नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा दीपा दुबे आज फिर आपके समक्ष। साथियों, सबसे पहले मेरी तरफ से, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की इकाई की तरफ से आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज जिस आतंक की घड़ी में हम लोग सब जी रहे हैं, कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हर व्यक्ति डरता है, भय मन में आता है। उस सिचुएशन में आज हम सब जब जी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इससे पीड़ित होते जा रहे हैं उनके बारे में सोचकर मन को बहुत दुख लगता है। आज मेरा आपके समक्ष आने का जो मकसद है वो ये है कि हमारा चंडीगढ़ लेवल के ऊपर हम जिन जिन परेशानियों से मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग पिस रहा है, उन चीज़ों को लेके आपके समक्ष में आई हूँ। आपकी आवाज़ बन के मैं आपके समक्ष हूँ। आप सब साथियों का सहयोग मुझे टाइम से टाइम मिलता रहता है, जिससे मुझे अपनी बात को आप लोगों के बीच में और आप सब की बात मेरी बात में मिलकर जब ऊपर तक पहुँचती है तो ये लगता है कि शायद प्रशासन का आंखें भी खुल जाएं और कान भी खुल जाएं। सबसे पहली बात मैं आपके समक्ष आज करना चाहूँगी हमारी बापू धाम कॉलोनी की। आज आप सबको मालूम है कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का आंकड़ा है वो चंडीगढ़ का 170 पार हो चुका है। अगर हम ये देखें कि चंडीगढ़ की आबादी को और बड़े शहरों की आबादी को अगर हम मानकर चलें तो हम ये नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ में कोरोना के बहुत कम केसेस हैं। कोरोना के केसेस की लाइन में जिस प्रकार मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब लाइन में लगा हुआ है, चंडीगढ़ भी उससे पीछे नहीं है। 170 केस होना बहुत बड़ी बात है और बापू धाम कॉलोनी में से 105 केस, सिर्फ जो बापू धाम एक छोटी सी कॉलोनी है उसमें 105 केसों का आना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वहाँ की सिचुएशन को हम प्रशासन कंट्रोल क्यों नहीं कर सका। सील किया हुआ इलाका है, लेकिन सील करे हुए इलाके के बावजूद भी अगर हम देखें तो वहाँ पे रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कॉलोनी के अंदर लोग घूम रहे हैं, कॉलोनी के अंदर झगड़े हो रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा के जाती हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है। हाँ, ये कहा जाता है कि थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। भाइयों, मेरी बात सुनिए। जब ये कोरोना इंडिया में आया, जिसके भी माध्यम से ये भारत की सीमा के अंदर आया, तो वो आया तो बाहर वाले लोगों से ही है ना। इंडिया में तो वो पैदा नहीं हो गया था। जब बाहर वाले लोग इंडिया में आए तो क्या उनकी थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई? अगर हुई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे उनकी स्कैनिंग हुई, डोमेस्टिक्स में उनकी स्कैनिंग हुई, तो फिर ये आतंक जो है कोरोना का, ये भारत में कैसे घुसा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बातें करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई तक जाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि अगर वहाँ थर्मल स्कैनिंग ना होकर उनके प्रॉपर कोरोना टेस्ट किए जाते तो शायद ये आतंक इंडिया में ना आता। यही सिचुएशन आज बापू धाम की है। बापू धाम में रोज 5, 7, 10, 11 की तादाद में केस आ रहे हैं, लेकिन थर्मल स्कैनिंग कोई इसका फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके बॉडी का तापमान बताता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर तापमान ठीक होगा तो व्यक्ति के अंदर वायरस नहीं होगा। जो ये केस आ रहे हैं, 105 केस हो गए, ये कैसे हुए? इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं प्रशासन को ये आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि बापू धाम कॉलोनी में जितने भी घर हैं और यहाँ पे जितना भी आतंक कोरोना का चल रहा है और लोग ग्रस्त रोज के रोज हो रहे हैं, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध 80 ईयर्स की हो, उनके लिए कोरोना वायरस का टेस्ट हर व्यक्ति का करवाना चाहिए, ताकि एक जो कॉलोनी है वहाँ से ये आगे स्प्रेड ना हो।
थर्मल स्कैनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यूजलेस प्रोसेस है वो। थर्मल स्कैनिंग में आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव या नेगेटिव का पता नहीं चलता। लोगों को डिटेन करके, लोगों को घरों में बंद करके इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो वहाँ पे फैली हुई वायरस को कंट्रोल करने का है। अगर किसी व्यक्ति में जब हम टेस्ट करेंगे तो क्यों प्रशासन इस चीज़ में ढील कर रहा है? लोगों के लिए उनकी जान से ऊपर क्या है? और प्रशासन के लिए भी लोगों की जान आज का एक बहुत बड़ा, उनको बचाने का एक मुद्दा बना हुआ है। हम सब प्रशासन के साथ हैं, हम सब मदद के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो महाराष्ट्र का जो हमारा, हम जिस कॉलोनी की बात करते हैं कि एशिया की बहुत बड़ा एक स्लम एरिया हमारे महाराष्ट्र का था, वो हालत चंडीगढ़ का बापू धाम बनने वाला है। टाइम टाइम पे कांग्रेस पार्टी आप लोगों के समक्ष आती है, आप लोगों को ये बताना चाहती है कि भैया आगे खतरा है, कोई प्रबंध कर लो, लेकिन आप लोगों की आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, आपके सिर पे तो जूं तक नहीं रेंगती। दिन प्रतिदिन का जो ये आंकड़ा है, जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना प्रशासन के हाथ में नहीं रहेगा। इस चीज़ को हम आपको समय समय पे बता रहे हैं, लेकिन आप इस समझने को तैयार नहीं हो। दो ही चीज़ें हैं, या तो हम करने में सक्षम नहीं हैं या फिर हम इस चीज़ को अनदेखा कर भगवान भरोसा छोड़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत शोर मच रहा था कि जो 26 की मंडी है वो 17 के बस स्टैंड पे शिफ्ट कर दी जाए। और जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें हमारे जो सांसद श्रीमती किरण खेर जी हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि मैंने 26 की मंडी को बदलने के लिए कहा था, लेकिन 17 में जाए इसके लिए मैंने बात नहीं की थी। और ये भी उन्होंने कहा, और मन को बहुत दुख लगा कि उनकी बात को प्रशासन ने अनसुना किया, अनदेखा किया। और वो खुद कह रही हैं अपने एक अखबार के बयान में कि प्रशासन ने मेरे से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, बल्कि मैंने ही उनको बोला कि आपको ये अगर करना था तो आप मुझे बता देते। इससे क्या पता चलता है? सांसद उनकी, प्रशासक सब उनके, सरकार उनकी, एमसी उनकी, और उसके बावजूद सांसद को ये नहीं पता कि 26 की मंडी प्रशासन कहाँ शिफ्ट कर रहा है। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी उनके बयानों के अनुसार। तो अगर हम उनके बयानों को सत्य वचन मान के चलें तो ये पता चलता है कि प्रशासन और सांसद में तालमेल नहीं है। अगर तालमेल इस घड़ी में नहीं है, जब इतनी बड़ी विपदा हमारे चंडीगढ़ के ऊपर है, हमारे देश के ऊपर है, तो सुखद वातावरण में कहाँ तालमेल होगा? ये चीज़ जो है सब जनता, सब नागरिकों के सामने समक्ष रूप से आ चुकी है। तो इन दोनों की लड़ाई में या इन दोनों के समन्वय ना होने में जनता क्यों पिसेगी, नागरिक क्यों पिसेंगे? इसी प्रकार अगर हम एमसी की बात करते हैं तो वहाँ के जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं रविकांत जी, उनका भी एक बयान लगा अखबार में। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मैंने ट्विटर पे प्रशासन को लिखा, मैंने उनको अपने मैसेजेस कन्वे किए, लेकिन मेरे से किसी ने बात तक नहीं की। और सौभाग्य की बात यह है कि 17 सेक्टर में मंडी शिफ्ट करने के लिए सब प्रशासन तैयारियां कर चुका है, लेकिन वहाँ का जो मौजूदा काउंसलर है वो रविकांत जी खुद हैं, और उसके साथ साथ वो सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं। अगर इन चीज़ों को सांसद को इग्नोर किया, डिप्टी मेयर को, सीनियर डिप्टी मेयर को इग्नोर किया, वहाँ का काउंसलर भी वही है उसको इग्नोर किया, तो मुझे बताओ कि कहाँ समन्वय है प्रशासन और हमारे एमसी और हमारे एमपी में? इन चीज़ों का खामियाजा उन लोगों ने नहीं भुगतना है तो आम नागरिक ने, मेरे और आप जैसे व्यक्तियों ने। ये चीज़ें कोई मजाक का चीज़ नहीं है, या कोई ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली मंडी को शिफ्ट करके। अगर मंडी को शिफ्ट ही करना था तो 39 की मंडी में शिफ्ट करते, जहाँ जगह ही जगह है, आइसोलेटेड प्लेस है, इर्द गिर्द इतने लोग नहीं हैं। लेकिन वो सेक्टर 17 जिसके इर्द गिर्द इतने सेक्टर इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी बात सेक्टर 17 की शॉप्स को तो
कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में बंद रखा हुआ है, और वहाँ पे ये मंडी के लोग, वायरस नहीं फैलेगा तो क्या होगा। आज तक सेक्टर कुछ सुरक्षित थे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर यही प्रोसेस मंडी का 15 दिन और सेक्टर 17 में चलता रहा तो सेक्टर्स के लोग भी इस चीज़ से संलिप्त हो जाएंगे, और इसका खामियाजा आम नागरिक भुगतेगा। ना प्रशासक को कोई टेंशन, ना एमपी को कोई टेंशन, ना एमसी के मेयर को कोई टेंशन, क्योंकि उनको तो भुगतना नहीं है, भुगतना तो आम जनता को है। इन चीज़ों के साथ बहुत दुख लगता है जब ये पता चलता है कि आज इस दुख की घड़ी में भी ये लोग अपनी ही आपस की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों के माध्यम से इन सब को कि आप मेरे माननीय हैं, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है जब हम किसी चीज़ या किसी मुद्दे को लेके एक दूसरे के साथ इस तरीके की खींचातान करें। हमें प्रशासन के साथ मिलकर, एमपी को साथ लेकर, एमसी को साथ लेकर, और सबसे बड़ी बात नागरिकों को साथ लेकर जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने देखा हमारे जो प्रशासक हैं वो भी और मनोज परिदा जी भी ये पूछते थे कि आप लोगों के सजेशंस हमें चाहिए। हम लोग ट्विटर के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको सजेशंस देते थे, लेकिन मंडी के लिए उन्होंने हमसे कोई सजेशंस नहीं मांगे। अपने आप कमरे में बैठ के ये फैसला लेना और 17 में मंडी को शिफ्ट करना लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। अगर करना था तो आइसोलेटेड प्लेस 39 की मंडी में करते। बहुत बड़ा स्पेस है वहाँ पे, कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकती थी, लेकिन ये एडजस्टमेंट ना सोचते हुए 17 को इस चीज़ का मुद्दा बनाना और वहाँ पे इन चीज़ों के लिए ये कहना कि 17 में ही मंडी शिफ्ट होगी, वो उचित नहीं है और ना ही चंडीगढ़ की जनता के हित में है। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि श्रमिकों का पलायन जिस हिसाब से हो रहा है, लेकिन चंडीगढ़ से अभी तक पंजाब केसरी की माध्यम से उन्होंने जो डाटा दिया, उनके माध्यम से 1 लाख लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाया कि वो अपने अपने स्थान पे, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जाना चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे पता चला कि आज पहली ट्रेन गोंडा के लिए जाएगी, लेकिन इतने दिनों से वो लोग सड़कों पे चल चल के अपने घर जा रहे हैं, उनका हम ध्यान क्यों नहीं कर रहे। आज फिर अखबार में पढ़ा कि किरण खेर जी चाहती हैं कि वो ट्रेन चली जाए, लेकिन बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी दोनों में तालमेल नहीं बैठा पा रहे। ऐसा क्यों? नागरिक किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी पार्टी का नहीं होता। पार्टी को बनाने वाला वो नागरिक है, वो जनता है। अगर हम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे। ये तो वही बात हुई कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, अपने ईगो क्लैश हो रहे हैं, अपने बात दूसरे के ऊपर चढ़ के रखनी चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों में जो है वो जनता आज तक पिसती आई है और पिस रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करूंगी कि जिन बच्चों का, जिन मज़दूरों का, जिन श्रमिकों का, मेरे भाई बहनों का ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र ट्रेनें चलाई जाएं ताकि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हुए अपने स्थानों पे पहुंच सकें। आज जो एक बात और बहुत चल रही है वो ये है कि ऑनलाइन स्टडीज़ पे चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट और सभी स्कूल, और मैं कहती हूँ ऑल ओवर इंडिया भी, आज की जो एजुकेशन है बच्चों को वो ऑनलाइन दी जा रही है। इसके लिए मेरे मन में बहुत विचार आया कि एक बच्चा दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता है और वो 2-2 घंटे या 3-3 घंटे लैपटॉप पे या अपने स्मार्टफोन पे या वो कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास को चला रहा है, तो क्या उस बच्चों की आंखें जो हैं वो आंखें नहीं हैं? 2 साल का बच्चा, 3 साल दूसरी में पढ़ता हुआ बच्चा, 5 या 6 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा
3 घंटे तक रेगुलर अगर वो कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप के आगे या स्मार्टफोन के आगे बैठा अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो आप मुझे बताइए कि उसकी आंखों का जिम्मेवार कौन है। ऑनलाइन स्टडी कोई परमानेंट चारा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हमारे परिवार हैं, हमारे भाई बहनें हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वो तो 2 महीने से पढ़ाई से वंचित रह गए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये शो करने वाली बात नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं है। आप मुझे कहें ऑनलाइन पढ़ाई करो, मैं भी 1 घंटा 2 घंटे के बाद आंखों को ओझल होना शुरू हो जाऊंगी। तो एक वो छोटा बच्चा जो उसके सामने बैठा हुआ है और उसी के ऊपर वो काम कर रहा है, तो क्या उसकी आंखों का जिम्मेवार कौन होगा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, कब तक बच्चों में वो सिंसेरिटी नहीं आ सकती। अभी मुझे कल ही पता चला कि ऑनलाइन में ही अब असाइनमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे रिवीजन टेस्ट देंगे। अब मुझे ये बताओ कि एक तीसरी चौथी पांचवी का बच्चा कौन सा रिवीजन टेस्ट ऑनलाइन पे करेगा। ये चीज़ें एक आई वॉश है। प्रैक्टिकल चीज़ तो ये है कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसी चीज़ें, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिनसे हम बच्चों तक पढ़ाई का माध्यम भी बन सकें और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो क्रिएटिवली उस चीज़ को कर भी सकें, क्योंकि बच्चों की सेहत एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप देखेंगे कि 50% लोग अपने बच्चों को लेके आई हॉस्पिटल्स में खड़े होंगे। एक नई बीमारी को हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपील करती हूँ कि इसके बारे में कुछ नीतियाँ बनाई जाएं। ये जो ऑनलाइन सिस्टम स्टडी का है, ये आम छोटे बच्चों के लिए नहीं है। +1 से +2 के बच्चों को आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम छोटी क्लासेस में नहीं चलेगा। इसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, स्कूल्स में जो डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा ये बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, वो भी कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए कि मैम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें स्कूल में बुला के दे रहे हैं, लेकिन किताबें पूरी नहीं हैं, बच्चा क्या पढ़ेगा। टीचर्स तो उनको बहुत सारा काम दे रहे हैं लेकिन किताबें नहीं मिल रही। तो मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से उन तक ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट किताबों को सुनिश्चित करके सभी जो भी क्लास की पूरी सिलेबस की किताबें हैं वो इकट्ठी करके ही पेरेंट्स को बुलाएं, क्योंकि इस माहौल में पेरेंट्स का स्कूल तक पहुँचना भी संभव नहीं है। वो डर के, किसी डर उनके मन में बैठा हुआ है। सो अगर वो आते हैं तो उनके बार बार चक्कर ना लगें और जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर ढंग से हो सके। अब हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले मैं लाइव हुई थी तो मैंने ये एक मुद्दा आपके समक्ष उठाया था कि प्रशासन को ये चाहिए कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए वो बिजली पानी के जो बिल हैं 2-2, 3-3 महीने के अब जुड़ने जा रहे हैं, जब तक लॉकडाउन चलता है, जब तक लोगों की आमदनी प्रॉपर वे में नहीं आना शुरू होती, तब तक वो माफ़ कर दिए जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं लिया। ये मैंने भी बात उठाई, ये कांग्रेस, चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रदेश जो अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप छाबड़ा जी, उन्होंने भी ये समय समय पे बहुत बार बात उठाई, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहूँगी कि हम सब की एक ही आवाज़ है कि हम बिजली पानी के जो बिल हैं जो 2-2, 3-3 महीने के हैं, जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता और व्यक्तियों को अपने रोज़गार द्वारा से नहीं मिल जाते या वेतन नहीं मिल जाता, तब तक के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसके अंतर्गत ये जो बिल हैं वो पानी और बिजली के माफ़ कर दिए जाएं, ताकि मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको इतना ही सहयोग अगर मिल जाए तो शायद वो इस आतंक की स्थिति में अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकती है।
और ये बहुत गहन विषय है। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सच्चे मन से ये चाहते हैं कि आप जनता के लिए हैं और जनता के बीच हो, तो जनता के लिए ये आवाज़ जो है, जनता की आवाज़, उसको आप समझें और उसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करें ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। दूसरी बात मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए कहना चाहूँगी, कुछ दुकानें तो खुल गई, लेकिन कुछ सेक्टर्स की दुकानें जो हैं, जो शॉप्स, बूथ हैं, वो नहीं खोले। जैसे 15 सेक्टर की पटेल मार्केट है, 22 सेक्टर की शास्त्री मार्केट है, 19 सेक्टर की सदर और पालिका बाज़ार है, ऐसे ही 41 सेक्टर की कृष्णा मार्केट है। तो इन सब मार्केटों के अलावा भी जो मार्केटें प्रशासन ने बंद की हैं, तो मुझे ये बताइए कि उन लोगों का क्या गुनाह है? अगर वो लोग ऐसी मार्केट्स में अपनी दुकानें चला रहे थे और आप लोगों ने बाकी मार्केटों को छूट दे दी, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आ सकता? सब लोग सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, किसी ने मास्क पहना, किसी ने नहीं पहना, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, किसी ने नहीं बनाई। ये चीज़ें रोज़ सब लोग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस का डंडा ही उनको ये सब कार्य करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन व्यक्ति अगर नहीं करना चाहते तो आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ दुकानों को खोल देना और कुछ दुकानों के साथ ये सौतेला व्यवहार, ये उचित नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बाकी मार्केट्स में रश हो जाएगा, वो बड़ी कंसस जो है वो काफ़ी उसको हम कहें कि बहुत लोगों का वहाँ आना जाना लेकिन ये सोचना जो है वो प्रशासन के लिए गलत है। वो लोग अपना परिवार कैसे चलाएं? क्या आपने उनके लिए कोई नीति, कोई पैकेज निकाला? क्या उनको आपने ये कहा कि कोई बात नहीं, आपकी दुकान बंद है, आप नहीं खोल सकते, आप बिजली पानी को जो है वो आपके हम माफ़ कर रहे हैं? जो किराएदार किराया लेने वाले हैं और मकान मालिक किराया लेने वाले हैं, क्या उनके लिए आपने कोई पैकेज निकाला? नहीं। आप तो बात ही नहीं करना चाहते हो उस चीज़ों पे। जनता के जो असली मुद्दे हैं उनको आप टच नहीं करना चाहते। आप कहते हो थर्मल स्कैनिंग्स हो रही हैं, आप कहते हो वहाँ पे राशन भी दे रहे हैं। अरे भाई, राशन तो रोज़ पेट मांगता है, लेकिन दूसरे जो कार्य हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने अभी उठाया है, उन मुद्दों के ऊपर आप मूक दर्शक बन के क्यों बैठे हैं? मेरा ये आपसे सवाल है। चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो एडवाइज़र हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमसी की मेयर हो या एमसी के काउंसलर्स हों, क्या किया आपने इन मुद्दों को लेके? हमने 2000, 20,000, 40,000 लोगों को खाना खिलाया, ये एक मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा उन चीज़ों से आगे निकल चुका है। इन सब मुद्दों के साथ मैं आपके समक्ष हूँ। मुझे लगता है आप लोग इन मुद्दों के साथ मेरे साथ सहमत होंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि आज की डेट में अगर हमें अपने आप को मानसिक और आर्थिक सुरक्षित रखना है, तो हमें इन मुद्दों का निवारण चाहिए। जनता चंडीगढ़ की आपसे ये डिमांड कर रही है, ये अपील कर रही है कि हमें इन मुद्दों के लिए आपके जो हम समक्ष आते हैं, उनका हमें सवालों का जवाब चाहिए। हमने आपको चुना, आपको प्रशासक बनाया, आपको एडवाइज़र बनाया, आपको एमपी बनाया, आपको एमसी बनाया, काउंसलर्स बनाए, लेकिन हम ये आपसे जवाब मांगते हैं कि क्या इन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, क्या इनका आपके पास कोई सलूशन है? अगर सलूशन नहीं है तो आप साफ जवाब दें कि हम इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जनता अपने आप इन कार्यों को करने के लिए अपना पूरा काम करेगी। लेकिन अगर आपने इस चीज़ का बेड़ा उठाया है, तो आपको ये जवाब जनता को देना होगा कि क्यों इस सिचुएशन में हम आए और क्यों हम पड़े, और आप लोगों ने ये कार्यों के वादे किए और अभी तक क्या किया। बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या आपने क्या नहीं किया।
बात यह है कि आज जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ आप खड़े होने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो। साथियों, इन्हीं चीज़ों को लेके मैं आपके समक्ष हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी ही नहीं, आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है और हम सब इकट्ठे मिलके इस लाइव के माध्यम से प्रशासक को, एडवाइज़र को, एमपी को और एमसी को ये जगाने पे मजबूर हो जाएं कि उनको इन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान देना पड़ेगा और जनता जो सवाल कर रही है इस लाइव के माध्यम से, उनके लिए उनको अगर वो जवाबदेही नहीं मानते तो फिर उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब जनता भी उनको जवाब देना सीख जाएगी। साथियों, मैं सब आपको यही कहूँगी कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सकुशल रहें। यही प्रभु से कामना करती हूँ और आने वाले समय में भी यही कामना करती रहूँगी कि आप सब मेरी आवाज़ बने, मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लाइव जो है वो जनता तक, हर व्यक्ति तक पहुँचे और उसकी आवाज़ बन के ये आवाज़ जो है एक होकर प्रशासन तक पहुँचे ताकि चंडीगढ़ को हम सुधारने में कार्यबद्ध हो सकें। धन्यवाद।